आपके लिए लेकर आ गया हूं एक खास टॉपिक जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फर्दर पॉइंट्स हैं जो कि काम आएंगे, आप डायरेक्टली उनको मेंशन कर सकते हैं। और न्यूज में रहने की वजह है कि जिस तरीके से कार्बन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जब बात करते हैं कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, कार्बन निगेटिव बनना है, जीरो इमिशंस की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सक जाता है ये बात समझना कि लो कार्बन पाथवे क्या है। ओके, और किस तरीके से हमें जरूरत है, क्रिटिकल थॉट की जरूरत है ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हुए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आए दिन नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं और नए नए तरीके के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उनका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। लेकिन क्या वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी उतने ही सस्टेनेबल हैं? ये फूड फॉर थॉट है, हमारे लिए सोचने का विषय है। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको ये टेस्ला मोटर्स की ट्रक नजर आ रही है और इसने तो बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है। जिस तरीके से टेस्ला मोटर्स ने धूम मचाया और एलन मस्क को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी डिक्लेयर करा दिया, तो उस पर्सपेक्टिव में भी चीजों को आप समझ रहे हैं। और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके क्या कुछ आप कह लें कि आपको उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट पर, ये सब कुछ भी सोचने की बात है, वो एक आपको अलग तरीके से समझना होगा। और यहाँ पर इंडिया में भी टाटा मोटर्स के द्वारा इस तरीके का इलेक्ट्रिकल व्हीकल 4 व्हीलर लॉन्च कर दिया गया। और भी बहुत तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं। मोबिलिटी की बात करें तो ई रिक्शा, ई बाइक्स और तरीके तरीके के चीज जो है मार्केट में नजर आने लगे हैं। लेकिन क्या हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? और क्या हमें जितना इफर्ट्स लगाना चाहिए उतना इफर्ट्स लगा पा रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि कहां पर ये हमारे काम आने वाला है, तो जीएस पेपर 3 जहां पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बातें की जाती हैं, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का असेसमेंट, ये सब कुछ जहां आप देखते हैं, वहां पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन चीजों को आप चिपका सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आइटम नजर आ रहा है। ये एडिटोरियल आया था द हिंदू में, जिसका टॉपिक है बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होने की बात हो रही है फॉसिल फ्यूल से। लेकिन कैसे होंगे? राहें इतनी आसान भी नहीं है, तो इसको ही समझना है। अब यहाँ पर हम पिछले दशक के डेवलपमेंट्स को पहले समझते हैं कि ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, और इस पर दुनिया भर की सरकारों का और जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो थिंक टैंक है, वो पहले से सोच रही है, काम किया जा रहा है। वो अलग बात है कि तब हम इतने सजग नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भी कंस्ट्रक्टिव इफर्ट्स लगाए गए हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं राइट डायरेक्शन में, उनको तो देख ही सकते हैं। तो जो बायो इथेनॉल है, ये जो बायोलॉजिकली तैयार किया गया इथेनॉल, जिसको कि हम पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं और उसको हम यूज करेंगे तो वो थोड़ा कम पॉल्यूशन करेगा। तो ये जो शेयर है कि पेट्रोल में करीब 8% बायो इथेनॉल मिलाया जाने लगा 2018 के हमारे जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसको देखते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पहले केवल पेट्रोल यूज किया जा रहा है और उसमें एडेड जो भी पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं जब उनका कंबसन होता है, लेकिन एटलीस्ट 8% तक हम बायो फ्यूल उसमें मिक्स कर रहे हैं, बायो इथेनॉल मिला रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव चेंज है और ये पहले से जो भी चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप अलग अलग जनरेशन देखते हैं, जब आप जीएस पेपर में पढ़ते हैं तो आपको बायोफ्यूल्स का जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ऐसे सारा क्रोनोलॉजी में आपको समझ आता है। लेकिन उधर नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर अपने को स्टिक करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ एक भारत सरकार की स्कीम कह लीजिए जो कि है फेम। तो फेम का सेकेंड वर्जन चल रहा है अभी के लिए, फेम 2। फेम का फुल फॉर्म क्या हुआ? फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, जो कि ज्यादा पॉल्यूशन ना करें, ज्यादा सस्टेनेबल हो, इन चीजों को देखते हुए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस था वो मोबिलिटी के लिए, और जो इंटरसिटी जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उन पर ज्यादा फोकस पहले किया गया। जैसे कि ई रिक्शा वगैरह का प्रचलन जो है पिछले 5 सालों में जितना बढ़ा है वो आप नोटिस कर चुके होंगे। चाहे आप छोटे शहर की बात कर लें या बड़े शहर की बात कर लें, दिल्ली मुंबई की बात कर लें,
हर जगह ये अब नजर आने लगे, एकदम तेजी नजर आया, इनमें तेजी से इसमें काम हुआ है। ओके, और गवर्नमेंट ने कई तरीके के एडिशनल जो कह लें कि फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स जो हैं वो भी लेकर गवर्नमेंट आती है, ताकि प्रमोट किया जा सके, इनकरेज किया जा सके कि जो हमारा ट्रांजिशन हो वो कन्वेंशनल व्हीकल से होके चला जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। यानी सरकार हो सकता है कि आपको कुछ मौद्रिक मदद कर दे कि चलिए जो आपको टैक्स भरना होता है किसी खास गाड़ी के मॉडल पर, ये मान लीजिए कि 18% है, लेकिन हम कहते हैं कि सेम अगर गाड़ी आप इलेक्ट्रिकल मॉडल में लेते हैं तो उसके लिए आपसे 12% या 5% ही टैक्स लिया जाएगा, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को खास तरीके का छूट दिया जाए, कई तरीके के उनको अलग बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, उन पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कुछ स्टेप्स ले कि चलिए आपको कई बार टैक्सेशन में हम हेल्प कर देंगे, आप पर उतनी ज्यादा ऑडिटिंग वगैरह का मतलब दबाव नहीं रहेगा, आप बहुत सारा चीज जो है सिर्फ डिक्लेरेशन में दे सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों तरीके की पॉलिसीज हो गई, कुछ जो होती हैं जो कि पैसे के टर्म्स में होती हैं और कुछ जो होती है सरकार का इफर्ट होता है पुश करने का, जिसको नज भी बोलते हैं। तो दोनों तरीके के प्रयास सरकार कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि और क्या कुछ किया जा सकता है। समस्या बता देना आसान है या अब तक क्या हुआ है ये तो इतिहास का बात हो गया ना, लेकिन आगे किस तरीके के काम किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जीरो इमिशन व्हीकल का प्रोग्राम लाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गाड़ी है और वो पोल्यूशन कर रही है, कार्बन इमिट कर रही है, तो कहेंगे कि ये पॉजिटिव वे में इमिशन है। एक हो गया कि ठीक है ये एडिशनल कुछ भी कंपोनेंट अब नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, यानी कि ये कार्बन न्यूट्रल गाड़ी है, तो कहेंगे कि जीरो इमिशंस पर काम कर रही है, केवल कार्बन के टर्म्स में नहीं पूरे पोल्यूशन के टर्म्स में बात की जाए तो ठीक है। और अगर हम स्ट्रेंथन करें इफिशियंसी रिक्वायरमेंट्स को, ओके, और तीसरा किया जा सकता है कि कैटेगराइजेशन जो है फेम के अंतर्गत उसको हम एक्सटेंड करें। ऐसा नहीं है कि खास 2-3 तरीके की गाड़ियों पर ही हम अपने को सीमित करके रखें, तो ये भी एक स्टेप बहुत ही अच्छा होगा। और मान लेते हैं कि वो गाड़ी 1 लीटर तेल में 70 किलोमीटर जाती है, भागती है, लेकिन अगर उसको इफिशियंट बनाया जाए, फ्यूल इफिशियंट बनाया जाए, तो हो सकता है आगे चल के वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर भागे या 110 किलोमीटर भागे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम खुद को नहीं बहुत जल्दी से ले पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोड में, लेकिन स्टिल गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ा दिए तो 1 लीटर पेट्रोल जितना जल के पॉल्यूशन देना था उतना ही पॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन वो अब गाड़ी 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई ना, वो इसके लिए एक्स्ट्रा तेल डलवाना पड़ता, वो जितना कंट्रीब्यूट करता वो तो बचत हो गया। तो इफिशियंसी बढ़ा के भी काम किया जा सकता है। और जो सरकारें हैं वो अभी तक लिमिटेड जो गाड़ियों के मॉडल्स हैं, जैसे कि 3 पहिया 2 पहिया ऐसे ही गाड़ियों में, तो हम आगे चल के ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम हैवी व्हीकल्स जो हैं, जो ट्रैक्टर है खेतों में यूज की जा रही हैं, उन पर भी इस तरीके का नॉर्म्स लाएं और ट्रैक्टर वगैरह भी इलेक्ट्रिकल आने लगे, ताकि वहां पर भी हम जीरो इमिशन की बात कर सकें। अब यहाँ पर कुछ ऐसा सरकार कर सकती है कि जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको टारगेट दे दिया जाए कि आप सही है गाड़ी बना रहे हैं, देश के डेवलपमेंट में बरकत में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अब तक आप अगर 100 बाइक बनाते थे या आप 100 कार बनाते थे तो बढ़िया था, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा हम नियम कानून चेंज कर रहे हैं कि अगर आप 100 गाड़ी बनाते हैं तो उसमें 20 इलेक्ट्रिकल होने चाहिए, ये शर्त रख दी जाए। तो इससे क्या होगा कि एक टेंडेंसी डेवलप होने लगेगा मार्केट में, कुछ गाड़ियां तो हमेशा इलेक्ट्रिकल आएंगी और उनका जो प्राइस वगैरह का जो डिफरेंस है वो शुरू में गवर्नमेंट अगर बियर कर लेती है डिफरेंस को, तो काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया तरीके का एक्सपेरिमेंट है। चाइना में, सिंगापुर में, या फिर हम और भी जगहों पर देखें जैसे कि साउथ कोरिया में, कोलंबिया में, कुछ कुछ जगह और भी दुनिया में जहां पर इस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पहले हो चुकी हैं और उनके कहने की कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स सामने आते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर बात वही हो गई, जेव कहते हैं हम शॉर्ट में उसको, जीरो इमिशन व्हीकल्स, तो ये सारे सेगमेंट में लाए जाएं, ये बात जो है इस पर फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी समझ लीजिए या एक रिसेंट एनालिसिस जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, उसका मानना है कि अभी जो भी इफिशियंसी है गाड़ियों की 2030 आते आते वो मतलब उसमें कहने की फ्यूल यूज में 50% का रिडक्शन हो जाएगा।
यानी कि वो गाड़ियां जो हैं वो और ज्यादा इफिशियंट हो गई। यानी वही बात है कि कम तेल में, आधे तेल में वो उतनी दूरी तय करेंगी, यानी कि दुगना भागने लगेंगी। तो इस तरीके का जो प्रयास है वो करना होगा। लेकिन 2030 काफी दूर है, उसमें 9 साल का टाइम है और ये एक दिन में ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है अगर हमको उस स्टेज पे भी पहुंचना है तो। और देखिए एक और कमाल की बात यह है कि इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर जो भी पेट्रोल का कंजम्पशन है ट्रांसपोर्टेशन में, तो 2/3 उसका जो खर्च है ना वो बाइक्स करती हैं, ठीक है। और जब बात आती है ज्यादा इफिशियंट, ज्यादा कह लें कि क्लाइमेट को देखते हुए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को सोचते हुए जो भी इफिशियंट इंजन बनाने की बात होती है, जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो भारी गाड़ियों पर होते हैं, जैसे ट्रक्स पर हो गए, कार पर हो गए, लेकिन बाइक पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि जितना भारत में तेल का खपत हो रहा है, 2/3 हिस्सा उसका बाइक खपत करता है, यानी सबसे ज्यादा बाइक्स हैं। क्यों? वजह बहुत साफ है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि सब कोई कार अफोर्ड कर सके, लेकिन हाँ ओवरऑल बाइक्स का जो मोबिलिटी है बहुत ज्यादा है और ये बाइक सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस देने की जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो टू व्हीलर्स पर है। और सरकार को चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी यहाँ पर कंपनियां हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट का काम जो है वो टू व्हीलर्स में करें, ना कि फोर व्हीलर्स में। ऐसा कहने का ही मतलब है, ऐसा नहीं कि चार व्हीलर जो है, फोर पहिया जो है उसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि ज्यादा फोकस किया जाए टू व्हीलर्स पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके लिए हम छोटा टारगेट खुद को पहले दें और हम कहें कि कम टाइम के लिए, जैसे अगले 3 साल में 2024 आते हुए हम क्या कर सकते हैं, और इसके लिए स्ट्रिंजेंट फ्यूल इफिशियंसी स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएं, ताकि देखा जा सके कि ये 3 साल में हम क्या किए और अगले 6 साल में 2030 में जब हमारा एसडीजी गोल्स का टारगेट पूरा होने का टाइम होगा तो हम कहां पहुंच पाए हैं। और जो तीसरी पॉइंट है कि यहाँ पर हम एक्सटेंड करें अदर कैटेगरी में फेम को, क्योंकि हम देखे हैं कि सबसे ज्यादा इनका जो फोकस है टू व्हीलर्स पर है, थ्री व्हीलर्स पर है और टैक्सी वगैरह पर है। तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए सारे पैसेंजर कार्स के लिए, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वहां पर, और जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वहां पर। ये बातें मतलब कि फिर से हमारी रिपीट हो रही है। ओके, यहाँ पर सरकार जीएसटी वगैरह में भी कुछ छूट दे सकती है, तो ये आप रिकमेंडेशन के बेसिस पर बता सकते हैं। आपके लिए एक नया टर्म यहाँ पर आता है जीरो इफिशियंसी व्हीकल, उसको आप समझ गए अच्छे से। और इसके लिए लोग जो है इंडिविजुअल बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेट काम जो है सरकार ही कर सकती है। और सरकार को चाहिए कि वो कुछ ऐसे कदम लेकर आए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सरकार का पैसा का बचत हो सके, और इससे बहुत तरीके के फायदे होंगे। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे अपने देश में होते हैं तो इसका ये फायदा होगा कि जो बाहर से हम टेक्नोलॉजी खोज के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, या बढ़िया जो बाइक्स हैं, जो कार हैं, या फिर टेस्ला ही समझ लीजिए, अगर आपको विदेश से मंगाना है तो उसमें हमारे पैसे जो है वो बाहर जाते हैं, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। यहाँ पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस भी देखते हैं, लेकिन वो सारा समस्या खत्म हो जाएगा अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम अपने देश के अंदर करें, तो हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो सारा डायमेंशन जो है आपको इस तरीके से कवर करते हुए एक इसका कंप्लीट आंसर तैयार करिए। और अगर आप एक बढ़िया सा आंसर तैयार कर लेते हैं, आपका नोट्स तैयार हो जाता है, तो उसको आप हमेशा देख सकते हैं। आपके ये कहीं कहीं पर ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स में काम आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह भी देते हैं, तो वहां पर भी जो साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है, वो कई बार आपसे आपका इनोवेटिव आइडिया जानना चाहते हैं, तो वहां पर इन चीजों को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक को हम यही कंक्लूड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर पसंद आता है मेरा इस तरीके का जो लेक्चर का डिलीवरी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मुझे प्रमोट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।